स्पेसिफिक चीज ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो आपने एंड में मेंशन किया है। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं आपने, मतलब एनिमल्स के बारे में भी बताया, ह्यूमंस के बारे में भी बताया, सबके बारे में बताया, वेरी वेल डन। लेकिन एक चीज याद रखो, सबसे पहले तो ये कि आपने कोटेशंस ऐड करनी है, सबसे बेसिक। आप सबने जो अच्छा लिखा है वो आपने टॉपिक, तो आपने सेंटेंस लिखा है सबसे पहले। फिर कोहिजन कैसे आती है, यूनिटी कैसे आती है, कि आपने एक टॉपिक पहले लिखना है, उसको 2-3 लाइनों में डिस्क्राइब करना है, फिर यू हैव टू राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फिर एंड में कंक्लूजन भी देना है आपने। फिर कंक्लूजन में यू आर नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू आइडिया इन द पैराग्राफ, इज दैट क्लियर? जो कुछ आप लिखेंगे ना उसी को 2 से 3 लाइंस में आपने मेंशन नहीं करना, उसको पॉइंट आउट नहीं करना कि मतलब ये कंक्लूजन है। बस आपने 2-3 लाइनें ऐसी लिखनी है जो आपको पता हो कि ये कंक्लूजन और ये कंक्लूड करनी है आपके फुल पैराग्राफ को, इज दैट क्लियर? And Yes. better to add in 1 to 2 quotations in any paragraph, right? नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपका जो है ना पैराग्राफ, उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है ना उनको हाईलाइट करो। हाईलाइट कैसे करोगे? जब आप ब्लू मार्कर से उसको लिखोगे, पेन से नहीं लिखना, आपने ब्लू मार्कर से हाईलाइट करना है। हाईलाइट आपकी जो प्रेजेंटेशन है, इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हैं। अयान, वेयर इज हादी? वेयर इज हादी? हादी कहाँ चला? आई टोल्ड यू कि हाउ मेनी टेंसेस आर देयर? जी, Main हु विल three. टेल मी? 3 tenses. And what are the subcategories of each type? Can anybody tell me? प्रेजेंट के आगे फर्दर कितनी कैटेगरीज हैं? साद, आप बताओ बच्चे। मैम कंटिन्यूस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है एंड Perfect continuous. वेरी परफेक्ट वेल डन। कॉन्टिन्यूस। लेकिन बच्चे आप लोग ना एक तरतीब से याद करो, ठीक है। हर चीज अगर आप एक सीक्वेंस में याद करोगे ना तो आपको कभी भी नहीं मैम भूलेगी। वो सबसे पहले बैटरी खत्म हो गई थी, दोबारा मैंने चार्जिंग पे लगाया। Indefinite. ओके बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, मैं क्यों कह रही हूँ आपको कि आप लोग सीक्वेंस से करो, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको पता होगा। देखो, आपने हर चीज में, ये हम लोग टाइम क्यों बनाते हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है टाइम की, ताकि हमें पता चले कि किस टाइम पर क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वर्ब इज सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन वी यूज एस और ईएस एंड देन वी यूज द ऑब्जेक्ट। इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, in the present continue, bache, is my voice clear? Because your videos are stuck. Are you मैम people listening? प्रेजेंट, यस मैम। मैम Okay, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी यूज। very well done. Saad Rao, turn on the camera, bache. And where is Ayan Ali? नेट बंद हो गया। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट डू यू डू? वेयर इज अयान? जो बटे, उसका जरा वो आया हुआ है, मुझे मैसेज आया हुआ है, लेकिन वो जो है ना वो नहीं हो रहा। अयान क्या हुआ? फिर डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा जी। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपके पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब का। अगर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन यू आर गोइंग टू यूज इज एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, एंड देन यू आर गोइंग टू यूज दी ऑब्जेक्ट. If the subject is plural, then you are going to use are, so verb first form plus ing, and then you are going to use the object. And if the subject is to be used with I, then you are going to use am and verb first form plus ing. Is that clear? Okay, Ji. Now let's move to the present perfect tense, right? In the present perfect tense, yesterday in the last lecture, I told you that it means that when an action is completed, it means that you are going to use the verb third form with has or have, right? It's necessary that in the present perfect tense, you are going to use the in verb third form, right? And has or have is necessary. जहां भी हैज हैव लगेगा, हैड लगेगा, परफेक्ट का कोई भी टेंस होगा, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, एक्सेप्ट कंटिन्यूअस जिसमें आता है, ठीक है। चाहे वो फ्यूचर है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यू आर गोइंग टू यूज सब्जेक्ट, देन हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, you are going to use has. If the subject is plural, you are going to use have. Then verb third form and the object. Clear till this point? पहला टेंस क्लियर हो गया आप सबको प्रेजेंट का? Yes, ma'am.
ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस हो जाएगा हमारा, तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने प्रेजेंट का अगर कर लिया तो पास्ट का करना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा जी, पास्ट में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट? इट इज just like the present indefinite, but in the present indefinite we use the verb first form, but in the past indefinite we use verb second form. In the simple past or in the past indefinite only verb second form is used. ये मोस्ट डिजर्टेड फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म को हम और कहीं भी यूज नहीं करते इंग्लिश लैंग्वेज में सवाए पास्ट टेंस शो करने के लिए। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? जैसे मैं कहती हूं सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, I wrote a letter। ठीक है, तो ये wrote क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां यूज होगी इट मींस दैट इट इज द सिंपल पास्ट टेंस और द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और कोई टेंस आ ही नहीं सकता। या तो फर्स्ट टेंस यूज होता है वर्ब का, या थर्ड टेंस यूज होता है, थर्ड फॉर्म यूज होती है वर्ब की, जितनी भी इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। I wrote a letter. When you are going to change it into the negative sentence, you will write down I did not write a letter. If you remember, I told you that जैसे हम do does लगाते हैं, हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होते, तो जब हमने इसको या तो क्वेश्चन सेंटेंस में चेंज करना होता है या नेगेटिव में चेंज करना होता है, we use the auxiliary verb with not। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में है तो हम फिर ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लेकर आते हैं सब्जेक्ट से, तो वो क्वेश्चन में चेंज हो जाता है क्वेश्चन सेंटेंस में। ठीक है, दिस इज द बेसिक रूल, हम ऑक्सिलरी वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और एट द एंड वी यूज द क्वेश्चन मार्क, राइट? अब मैंने क्या किया कि रोट की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, तो इसका जाहिर ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं हमारे पास, तो हमने क्या ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया? डिड यूज किया। ठीक है, आई डिड नॉट राइट, फर्स्ट फॉर्म लगेगी अ लेटर। नाउ हु इज गोइंग टू चेंज इट इनटू द क्वेश्चन सेंटेंस? टैग सेंटेंस में कौन चेंज करेगा इसको? Did जी I write a आया, letter? ओके जी साद आप बोले। मैम एक दो सेंटेंस रिपीट कर दें। I did not write a letter. Did I write a letter? Did I? Where is Did not? Where is not, बच्चे? Didn't I write a letter? No, you're not supposed to use not with the did. You cannot change the position of not in a sentence. Did I not write a letter? Okay, I के बाद not लगेगा, not की जगह change नहीं होगी। ये हम स्पोकन में बोलते हैं, लेकिन रिटन में कभी भी इस तरह नहीं होता। समझ आ गई? सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है पहले, लेकिन नॉट नहीं आएगा। ठीक है, डिड आई नॉट राइट अ लेटर एंड द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। वेरी वेल डन। समझ आ रही है आप लोगों को? अयान अली, आदि, आर यू गेटिंग मी बच्चे? आर यू फॉलोइंग मी? आदि, यू रेज योर हैंड, आई एम गोइंग टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव टू पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? Who will tell me कि which auxiliary verbs we are going to use? प्रेजेंट में हमने हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो पास्ट में क्या लगाएंगे? Had. हैड। वेरी वेल डन। आई हैड, और हैड के साथ जो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है उसमें हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम ही लगता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। ठीक है, आई हैड रिटन अ लेटर, राइट? नाउ हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट इनटू द नेगेटिव सेंटेंस? हादी विल चेंज इट। जी हादी। Ma'am, I had not written a letter. वेरी वेल डन। डू रिमेंबर, नॉट जो है हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगता है नेगेटिव सेंटेंस में, और क्वेश्चन सेंटेंस में, टैग सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब उठा के हम स्टार्ट में ले जाते हैं। वी टेक इट एट दी फ्रंट। ठीक है, हम उसको लीड देते हैं, इसीलिए वहां पर नॉट जो है अपनी जगह पर रहता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है। जी अयान अली, यू विल यू चेंज इट इनटू द क्वेश्चन टैग? आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। Had I not written a letter? Very well done. Had I not written letter. And do remember, you have to put a question mark at the end of the question sentences. Otherwise, you people will lose 0.5 marks. Is that clear? Okay, बच्चे. I hope the past tense में सिर्फ एक tense रह गया है, बाकी आपको तीनों clear हो गए हैं. Yes? Okay जी. Now let's move to the past perfect continuous tense. Who will tell me कि यहाँ पर continuous आया है? So what is the difference between the past perfect and the past perfect continuous tense?
मैम कंटिन्यूअस में ing लग जाएगा। क्या लगेगा? ing. हाँ ing लग ing जाएगा। कैसे कैसे? कैन यू मेक अ सेंटेंस? He had been doing his work. वेरी वेल डन। I had been writing a letter, और आगे क्या आएगा? कुछ और आता है इसके अलावा जहां पर टाइम मेंशनिंग होती है, इस टाइम से इस टाइम तक ड्यूरेशन होती है, जिसमें हम उसमें कुछ लगाते हैं? Since or for. यस, सिंस मॉर्निंग, राइट? अच्छा, who will tell me what is the difference between using since and for? What is the difference between since and for? How you identify that where we are going to use since and where we are going to use for? कौन बताएगा कि since किसके साथ लगता है और for किसके साथ लगता है? Ma'am, where a specific time is mentioned. हाँ, तो फिर क्या लगेगा? For. नहीं, याद रखिए, जहां स्पेसिफिक टाइम मेंशन होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, मार्च, अप्रैल, 23rd, 24th, तब सिंस लगता है। एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट चीज के लिए हमेशा सिंस लगेगा। फॉर हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है, फॉर 2 months, फॉर 2 years, ठीक है? जहां पर एग्जैक्ट टाइम होगा, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने लास्ट मंथ जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास क्या आ जाता है? वॉज या वर, और साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है। तो अब मैं कहती हूँ आई वॉज राइटिंग लेटर। इज माई वॉइस क्लियर बॉयज? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा जी, I was writing a letter. Now, why I have used was here? Who will tell me? I was writing a letter. Why I have used was here? Ma'am, because the action मैम is. पास्ट टेंस है। ठीक है, past tense तो है, लेकिन मैं verb भी तो use कर सकती थी। Why I didn't use verb? शूट नहीं कर रहा। Ma'am, singular है ना? Singular noun. Singular है, yes. Here is the reason बच्चे। was चूंकि singular के साथ लगता है, इसलिए हमने was लगाया है। verb हम plural के साथ लगाते हैं। देखो, subject verb agreement is very much necessary, ठीक है? हर चीज में, हर सेंटेंस में आपने subject verb agreement, पर फिर आपके जो है ना टेंसेस गलत हो जाते हैं अगर आप लोग इसको फोकस नहीं करते। अच्छा जी, अब हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें हम लगाते हैं वाज वर यानी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिकॉज इट इज द कंटीन्यूअस टेंस एंड व्हिच इज टेलिंग अस अबाउट द ऑनगोइंग एक्टिविटी इन द पास्ट, ठीक है? वो एक्टिविटी जो पास्ट में हो रही थी। फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, ठीक है? वो एक्शन जो रिसेंटली पास्ट में कंप्लीट हुआ हो। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देन कम्स पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, एज द name shows you that past perfect continuous tense, the action which has started in the past and which was still going on for some time, that is why we mention the time since and for के साथ। तो हमारे पास इसमें आ जाता है subject plus had plus been plus verb first form plus ing, since, for and then the time, ठीक है? Is it clear boys? Yes. Am I going too fast or I am fine? Ma'am, you are मैम fine. रिपीट ma'am. फार्मूला रिपीट करूं आपको? जी मैम। वो आप परेशान हो, मैं इंशाल्लाह ये फार्मूले का जो पूरा टेबल जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं पूरा टेबल इस पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, BEEN, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है मैम। सिंस एंड फॉर एंड देन द टाइम, ठीक है? मॉर्निंग है, इवनिंग है, जो भी आपने टाइम लिखना है। क्लियर? थैंक यू। So now let's move to the future tense, right? Future tense में भी हमारे पास 4 ही kinds आती हैं for the distribution है टाइम की। Future indefinite, right? Future indefinite आपको simple
एक्शन बताता है विच इज गोइंग टू हैपन, राइट। फ्यूचर में आपके पास विल लगता है या शेल लगता है, लेकिन हमेशा अब शेल खत्म हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, तो इसीलिए अब सिर्फ विल यूज किया जाता है और विल शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आई विल राइट अ लेटर, राइट। अगर आपने इसको नेगेटिव में चेंज करना है, यू विल चेंज इट आई विल नॉट राइट अ लेटर। व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज इट इनटू दी क्वेश्चन टैग, यू विल राइट विल आई नॉट राइट अ लेटर। आपने जस्ट क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब उठा के पहले ले आना है और जो नेगेटिव में है उसमें आपने ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बस ये डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है नेगेटिव और क्वेश्चन में, ठीक है। आ जाता है आपके पास जी अयान अली। Is it always necessary to change the negative sentence into an interrogative? No, it's not necessary because it is kind of confusing to change the negative sentences into the question tag. That is why I ask you to change the negative sentences into the question tags, right? वो थोड़ा confusing होता है ना कि not कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता। affirmative sentences तो आसान है change करने में, right? Okay जी। ma'am. फिर आ जाता है आपके पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपके पास विल के बाद बी का इजाफा होता है। बी का इजाफा क्यों होता है? क्योंकि वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो जाहिर है वो डायरेक्ट नहीं लगता, फिर वो चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ आई विल बी राइटिंग अ लेटर, तो विल बी नेसेसरी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर आप बी नहीं लगाएंगे तो आपको मार्क्स कट होंगे, ठीक है। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट लगा, ऑक्सिलरी वर्ब विल बी लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी, फिर उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट लगा। हदी आर यू गेटिंग मी बच्चे? ओके, नाउ लेट्स चेंज इट इनटू द नेगेटिव वन, ठीक है। हु विल चेंज दिस वर्ब दिस सेंटेंस इनटू द नेगेटिव वन? फ्यूचर कंटिन्यूअस को कौन चेंज करेगा नेगेटिव सेंटेंस में, जो मैंने बोला? जी हादी जी। मैम सेंटेंस रिपीट करें। I will be writing a letter. I will not be writing a letter. I will not be writing a letter. Very well done. अयान अली, आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? No, ma'am. फिर how will change it into the question tag? Will I not be writing a Ma'am, letter? will I not be writing a letter? Very well done. Will I not be writing a letter? Very well done. अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। फ्यूचर परफेक्ट इज सेम लाइक द परफेक्ट टेंस, जिसमें आपके पास हैज हैव यूज होगा, लेकिन दिस इज फ्यूचर परफेक्ट, तो आपके पास विल या शेल लगेगा, ठीक है। और शेल ऑब्सोलीट है, तो इसलिए शेल नहीं लगता, विल लगता है। बाकी सब परफेक्ट वाले ही ऑक्सिलरी वर्ब्स लगेंगे, हैज हैव भी लगेगा और थर्ड फॉर्म भी लगेगी। लेकिन जब विल लग जाता है तो फिर हैज का चांस ही नहीं रहता लगने का, सिर्फ हैव ही लगता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। आई विल हैव रिटन अ लेटर, इज दैट क्लियर बच्चे? आई विल हैव रिटन अ लेटर, जहां परफेक्ट का वर्ड आया हैव हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट है, क्लियर। पर चूंकि यहाँ विल लगा तो इसलिए हैज लग नहीं सकता, जस्ट हैव लगेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है। हादी, कैन यू चेंज इट इनटू द नेगेटिव सेंटेंस? मैम आई विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। वेरी वेल डन। याद रखिए हैव के बाद नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज हुए हैं, विल हैव, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप लिखें आई विल हैव नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाता है, अब इसको क्वेश्चन में चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे? Ma'am, हैव will I लगाएंगे not? स्टार्ट में या विल लगाएंगे स्टार्ट में? Ma'am, will. वेरी वेल डन जी, बोले पूरा सेंटेंस। Will I not have returned the letter? वेरी वेल डन। विल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर, वेरी वेल डन। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ परफेक्ट भी आ गया, कॉन्टिन्यूअस भी आ गया, तो सेम फार्मूला होगा, सिर्फ विल लगेगा साथ में, ठीक है। अब मैं इस सेम सेंटेंस को चेंज करती हूँ, आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। समझ आ गई बच्चे? विल लगा, नॉट अगर हटा दो तो आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। विल हैव लग गया, बीन लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गई, ऑब्जेक्ट लग गया एंड टाइम लग गया,
क्लियर? अयान अली, एनी क्वेश्चन बच्चे? No, ma'am. Okay जी. So it's very easy to change it into the negative as I have already changed it into the negative, right? And question में बस will उठा के पहले ले जाना है, बाकी सारा same रहेगा. Clear? I hope कि tenses are clear to you. If somebody asks you, please explain past perfect continuous tense. You will be able to explain the past perfect continuous tense. Am I right or wrong? Yes, जी ma'am. बताइए, कर लोगे ना explain अगर कोई पूछता है? हादी, Yes, ma'am. जी मैम, सही। आपको 12 के 12 टेंसेस फिंगर टिप्स पर आने चाहिए, ठीक है? ठीक है मैम। ओके बच्चे, नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच इज अ वेरी बेसिक टॉपिक, और ग्रामर आपकी स्टार्ट ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से होती है। जी अयान? Nothing, ma'am. अच्छा जी, तो हम आज सबसे पहले करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? डू यू हैव एनी आइडिया कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8. नो। Who will tell me? Adi, are you searching it on the Google बच्चे? नो मैम। फिर कौन बताएगा मुझे? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? डू यू नो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच? द नेम एक्सप्लेन्स इट। क्या नेम बता रहा है? Ma'am, which help us to construct a sentence. वेरी वेल डन, क्योंकि एक स्पीच के पार्ट्स है ना, 9 है। पहले 8 थे लेकिन आर्टिकल भी ऐड हो गया बीच में, तो अब 9 है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा 8 नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, नाउन। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन द नाउन, इट्स काइंड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, हाउ वी यूज इट एज अ सब्जेक्ट, हाउ वी यूज इट एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोगों को इसका पता है या मैं एक्सप्लेन करूं इसको? क्योंकि मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मतलब मैं नाउन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं या थोड़ा एक्सप्लेन करूं, अगर आप लोगों को आइडिया है डिटेल इसका, में, मैम डिटेल में एक्सप्लेन करूं, ज्यादा डिटेल में करूं? जी मैम कर। ठीक है बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट अ नाउन इज। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप किसी भी चीज को नाम दोगे, चाहे वो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो फीलिंग है, चाहे वो थिंग है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो प्लेस है, इट वुड बी कॉल्ड अ नाउन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपके पास उसको नाम दोगे, ठीक? जैसे मैं कहती हूँ फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम क्या है? नाउन है। जैसे मैं फीलिंग्स का बताती हूँ, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? नाउन है। जैसे मैं कहती हूँ प्लेस, साथ, नाउन हो गया। फिर इसकी फर्दर कैटेगरीज है आगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि प्रॉपर है या कॉमन है, वो बाद में होती है, लेकिन है वो नाउन ही। प्लेस है मस्जिद, ठीक है, मॉस्क। फिर आपके पास वो आ गया, थिंग आ गई, पेंसिल, ये सारे नाउन है। अब आ जाते हैं कि वी यूज नाउन एज अ सब्जेक्ट as well as we use noun as an object, right? Hadi, are you getting me बच्चे? हादी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, हादी, हम नाउन को कितनी तरह यूज कर सकते हैं? सिर्फ सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में? मैम सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में नहीं यूज कर सकते, नाउन ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। मैम हो सकते हैं, तो टाइप्स होती हैं। दोनों में यूज करते हैं। हमारे पास नाउन हमेशा सब्जेक्ट भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, ही barbecued last night, right? He barbecued last night. अब ही क्या है? प्रोनाउन है ना, लेकिन अगर इसकी जगह मैं असलम कर दूं तो वो नाउन बन जाएगा। प्रोनाउन में बाद में समझा दूंगी आपको। असलम barbecued last night, right? असलम क्या है? सब्जेक्ट है। he is doing the action, but is the action barbecued? ठीक है, तो याद रखिए जो सब्जेक्ट होता है वो नेसेसरी होता है एक सेंटेंस में वर्ब का एक्शन बताने के लिए, ठीक है, कि वो कर कौन रहा है। सब्जेक्ट इज द डूअर, वर्ब इज द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ दैट एक्शन। इज इट क्लियर? तो सब्जेक्ट हो गया हमारे पास असलम, तो नाउन हमारे पास असलम है। हम सब्जेक्ट के तौर पर इजी है आइडेंटिफाई करना, तो असलम को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है? अयान बच्चे, राइट ए सेंटेंस। अली,
wrote a letter. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Now Hadi will tell me कि where is the object? मैम लेटर ऑब्जेक्ट है। वेरी अली वेल subject. डन। देख, वेरी वेल डन। अली सब्जेक्ट है, लेटर ऑब्जेक्ट है, और अली क्या है? नाउन। नाउन और लेटर नाउन क्या और है? लेटर नाउन। लेटर भी नाउन है। देखा, अब लेटर एक नाम है, चीज का नाम है, तो ये भी नाउन है। तो हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, हम नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गई? याद रखिए कि एक सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हो और वर्ब हो तब भी वो कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है, क्योंकि वर्ब का एक्शन शो करने के लिए सब्जेक्ट मस्ट होता है। वर्ब होगा तो वो सेंटेंस होगा, वर्ब नहीं होगा तो वो क्या होगा? फिर किसी सेंटेंस, अगर किसी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसमें वर्ब नहीं है तो वो क्या होगा? फिर वो सेंटेंस तो ना हुआ ना। फिर जी मैम, सेंटेंस नहीं होगा वो। तो फिर वो क्या होगा? अयान बेटा, अगर किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं हम, ठीक है, वो सेंटेंस तब तक होता है ना जब उसमें क्या हो, वो सेंटेंस होता है। जब उसमें डैश होता है तो वो सेंटेंस होता है, जब उसमें डैश नहीं होता तो वो सेंटेंस नहीं होता। वो डैश क्या है? वर्ब है। ठीक, और जब वर्ब नहीं होगा किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो फ्रेज कहलाएगा। समझ आ गई? वर्ब और वर्ब का होना ना होना पूरे स्नेरियो को चेंज कर देता है। वर्ब होगा तो वो सेंटेंस होगा, वर्ब नहीं होगा तो वो फ्रेज होगा। ठीक, अच्छा जी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि नाउन कैन बी यूज्ड एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम नाउन को दो वेज में यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। आर यू गेटिंग मी? अच्छा जी, कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं? लेट मी गिव यू अ सेंटेंस, देन यू विल अंडरस्टैंड इट, राइट? अली हिट हिम। Ali hit him. Here, Ali is performing the action. Hit is the action, and who is receiving this hit? ये hit किसको मिली? अहमद, हिम को, ठीक है, हिम को मिली, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। Now let me explain the indirect object and give you an example. He gave Ali a gift. He gave Ali a gift. अब यहां पर देखो, ही जो एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट है, गेव हो गया एक्शन, ही गेव whom, उसने अली को किसको दिया? अली को दिया। क्या दिया? आ गिफ्ट। अब दोनों नाउन है, दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन हो रहा है। रिसीव कौन कर रहा है एक्शन को? अली कर रहा है। तो अली जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आ गिफ्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? क्योंकि अली के बाद आ रहा है वो नाउन और वो बाद में एक्शन रिसीव कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, लेट मी गिव यू अ सेंटेंस एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट? अच्छा जी, समीर gave him the calculator. Sameer gave him the calculator. जी, where is the direct object and where is the indirect object? Ma'am, can I tell? जी जी, go Ma'am, ahead. him will be the direct object and the calculator will be the indirect object. Very well done. ठीक है, I hope you people have understood the direct object and the indirect object. Now let me tell you the third type. टाइप तो नहीं कह सकते, लेकिन आप कह सकते हो कि थर्ड तरह के जब नाउन यूज होता है तो वो कौन से ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। ठीक है, जो थर्ड यूज होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। समझ आ रही है?
ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होता है, समझ आई? वो भी इनडायरेक्ट ही कहलाता है। तो वो कैसा होता है? लेट मी गिव यू अ सेंटेंस देन यू विल अंडरस्टैंड इट। ही wrote a letter to her sister. He wrote a letter to her sister. He आ गया सब्जेक्ट, wrote आ गया वर्ब, a letter डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, to आ गया। अब to क्या है? प्रेपोजिशन है कि नहीं है ना? to is a preposition, right? to के बाद हर सिस्टर, ये भी नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है कि उसने एक खत लिखा अपनी बहन को, ठीक है? अब रिसीवर तो जो है वो हर सिस्टर भी है, लेकिन उससे पहले वो प्रेपोजिशन आ गया। तो याद रखिए प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस जो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट रखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखते, वो पैसिव में चेंज नहीं होते। इज दैट क्लियर? जैसे मैं कहती हूँ ही गोज टू स्कूल, व्हाई वी कैन नॉट चेंज दिस सेंटेंस? हम इस सेंटेंस को क्यों नहीं पैसिव में चेंज कर सकते? अयान अली, आप बताएंगे कि हम इसको क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्या आप कह सकते हो स्कूल इज गॉन टू बाय हिम? नो मैम, डायरेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट। वेरी वेल डन। एक तो ये है कि गो जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है और दूसरा ये कि यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद नाउन लगा हुआ है, और जब प्रेपोजिशन के बाद नाउन लगते हैं तो वो कभी भी पैसिव में चेंज नहीं होते जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। इज दैट क्लियर हादी? ओके जी, अब तीनों तरह के आपको ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव टू दी नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज मैं करवा दूं आपको ताकि फ्रेज भी इसी में ही चला जाएगा, आपको समझ आ जाएगी, फिर उसके बाद मैं उसकी फर्दर काइंड्स पर जाऊंगी, राइट? अब नाउन फ्रेज क्या है? व्हाट इज अ नाउन फ्रेज? नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a noun, article, pronoun, adjective and the determiners। ठीक है? सिंगुलर है, प्लूरल है, एक है, दो हैं, 10 हैं, 20 हैं, ये सारी चीजें नाउन फ्रेज में आती हैं। इफ आई से आई नीड अ पेंसिल, बॉयज राइट डाउन दिस सेंटेंस, आई नीड अ पेंसिल। अब मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिला, कौन से पार्ट्स मिले? आई हो गया सब्जेक्ट, नीड हो गया ऑब्जेक्ट, पेंसिल हो गया ऑब्जेक्ट यानी नाउन, ठीक है? अब आ क्या है? आर्टिकल है ना, है कि नहीं? आर्टिकल है ना, और वो किसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है? आई नीड अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए, मुझे क्वांटिटी बता रहा है, तो ये अ पेंसिल जो है ये हो जाएगा आपके पास नाउन फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव यू सम मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग देता है, फ्रेज आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता क्योंकि उसमें वर्ब नहीं होता। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आ गया आपके पास, सेंटेंस लिखिए, मैं आपको फिर समझाती हूँ। आई लाइक अ ब्राउन कैट, आई लाइक अ ब्राउन कैट, हो गया? डन बच्चे? अच्छा मुझे बताइए, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, कैट आपके पास नाउन आ गया, तो ब्राउन क्या है? व्हाट इज ब्राउन? इट इज टेलिंग यू अबाउट कैट। Anything which tells you about the noun is called adjective। हाँ जी, आ क्या हो गया? आ डिटर्मिनर हो गया, हमें बताता है कि कितनी चाहिए, एक कैट चाहिए, दो कैट चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास जहां पर नाउन से पहले या नाउन के बाद जो नाउन के बारे में बता रही होती हैं एक से ज्यादा वर्ड्स, वो हमेशा फ्रेज कहलाते हैं और नाउन भी उसी में ऐड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मोर देन लाइक क्या होगा यहाँ? वर्ब है ना बेटा, आई लाइक अ ब्राउन कैट, एक्शन बता रहे हैं ना, मुझे पसंद है एक ब्राउन बिल्ली, तो लाइक तो वर्ब है, वो तो बीच में नहीं आएगा क्योंकि हम तो नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं। नाउन फ्रेज में हमेशा नाउन होता है, उसको डिफाइन करने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, या तो नाउन खुद यूज नहीं होता, प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है? और इसी तरह आर्टिकल्स यूज होते हैं। समझ आ गई?
अब यहाँ पर आ ब्राउन कैट मोर देन वन वर्ड है तो ये फ्रेज है, कैट के बारे में बता रहा है जो नाउन है तो ये नाउन फ्रेज है। समझ आई? अब मैं एक और सेंटेंस आपको देती हूँ, आप वो लिखे। ही एंड दे, he and they like a brown cat. He and they like a brown cat. Now tell me how many noun phrases are there in a sentence? Do focus on phrase, okay? More than one word is called a phrase. Hadi, he and they क्या है बेटा? जी मैम। he and they क्या है दोनों? मैम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नहीं, एक साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं वर्ब के बगैर? जब ऑब्जेक्ट तो तब आता है जब वो सब्जेक्ट के वो वर्ब के बाद आता है, क्योंकि वो एक्शन रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब के बाद आता है। मैम ये सब्जेक्ट्स हैं दोनों पे। हाँ, तो सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है? याद रहो, आप बताओ बच्चे। जी मैम। हाँ जी, ही एंड दे क्या है? मैम ये नाउन फ्रेज है। वेरी वेल डन। एक से ज्यादा सब्जेक्ट होगा तो वो फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। ही एंड दे नाउन फ्रेज हो गया, लाइक वर्ब हो गया, अ ब्राउन कैट नाउन फ्रेज। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन फ्रेजेस भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ गई आपको नाउन फ्रेज की? अयान अली, आपको समझ आ गई बेटा? यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ओके ओके बच्चे, नाउ लेट्स, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड नाउन फ्रेज। नाउन जब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह कहाँ यूज किया जाता है, और तीन तरह कहाँ यूज किया जाता है नाउन, कितने वे में यूज किया जाता है। यानी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है, और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स आर देयर? देयर आर डिफरेंट काइंड्स। द फर्स्ट वन इज एंड द वेरी बेसिक वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इसका, आइडियाज आर वेरी कॉमन, ठीक है। वो चीज जो कॉमन होती है, हर किसी के लिए होती है, वो कुछ स्पेसिफिक नहीं होती। लाइक ही, शी, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बिल्डिंग, मॉस्क। इज दैट क्लियर? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना मुश्किल है कि मतलब इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। कॉमन इज वेरी कॉमन, राइट? ओके जी, नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर नाउन। एंड प्रॉपर नाउन इज आल्सो वेरी क्लियर बाय द वर्ड इटसेल्फ कि ये किसी स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक आइडिया के बारे में बताएगा। एक चीज मुझे बताइए कि आपके ख्याल में ऑनेस्टी, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी जो है, ठीक है, अगर मैं कहूं ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर है, तो व्हाट विल यू से? मैम ऑनेस्टी प्रॉपर नाउन में नहीं, कॉमन एब्स्ट्रैक्ट तो है नहीं, वो तो मैंने बता दिया ना। लेकिन बाजुकात ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास बोर्ड में कि वो एब्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन ही नहीं देते, कॉमन देते हैं, प्रॉपर देते हैं, और बाकी फिर दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस दे देते हैं कोई भी। तो फिर बताइए आप फिर ऑनेस्टी को कौन सा सेलेक्ट करोगे? कॉमन में सेलेक्ट करोगे, प्रॉपर में सेलेक्ट करोगे, कहाँ सेलेक्ट करोगे? मैम प्रॉपर में तो नहीं करेंगे, कॉमन में ही करेंगे। वेरी वेल डन, शाबाश हादी, वेरी वेल डन। याद रखिए बच्चे, जो आपकी फीलिंग्स एंड आइडियाज होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट का आपके पास ऑप्शन ना हो तो फिर वो हमेशा कॉमन नाउन में आएंगे, प्रॉपर में वो नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? अयान अली, समझ आ रही है बच्चे? अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी भी बंदे का नाम, जगह का नाम, ठीक है, ये सारे प्रॉपर में आ जाते हैं। जैसे लैला है, फ्रांस है, ताहिरा है, अयान अली है, लाल किला है, किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम, ठीक है। जैसे बहरिया फाउंडेशन स्कूल है, कॉलेज है, IIUI है। तो किसी भी स्पेसिफिक चीज, पर्सन, थिंग का नाम जो होगा वो हमेशा आपके पास प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। कायदे आजम, अल्लामा इकबाल। समझ आ गई? अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थर्ड जो काइंड है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं विच यू कैन नॉट टच बाय यूजिंग योर 5 सेंसेस। आप ना उनको देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं,
ना ही आप उनको टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। इन 5 सेंसेस के थ्रू आप उनको नहीं जज कर सकते, आप सिर्फ उनको फील कर सकते हैं, आपको उनके बारे में जस्ट पता होता है, ठीक है। जैसे आपके पास आ गया पीस, हार्मनी, डिजास्टर, इम्पोर्टेंस, जो सिर्फ आपको एक किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। मतलब आप उनको ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, यू कैन जस्ट फील देम कि मतलब हाँ, हैप्पीनेस है, सैडनेस है हमारे पास, हार्मनी है, डिसहार्मनी है, इम्पोर्टेंस है, नेग्लिजेंस है। आर यू गेटिंग मी बच्चे? अयान Yes, अली, डू यू हैव एनी क्यूरी बच्चे, एनी क्वेश्चन? ma'am. अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये वो फीलिंग्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स हो गए, आइडियाज हो गए, फीलिंग्स होगी, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। अब आ जाते हैं कॉन्क्रीट नाउन। इट इज द टोटल ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? मतलब वो चीजें जो आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फिर आ जाएंगे कॉन्क्रीट नाउन में। फॉर एग्जाम्पल जगहों के नाम, ठीक है, कोई बंदा और किसी बंदे का नाम, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन में आ जाते हैं आपके पास। इज दैट क्लियर? जैसे एप्पल हो गया, हिल्स हो गए, शहला हो गई, अयान हो गया, ये सारे आपके पास आ गए कॉन्क्रीट नाउन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट काइंड है, फिफ्थ काइंड, वो है हमारे पास काउंटेबल नाउन्स। इनका एक और नेम भी होता है बच्चे, ये नेम लिख लो क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में वो चेंज नेम करके देते हैं, ठीक है। इनको काउंट नाउन्स भी कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स को काउंट नाउन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंट नाउन्स, क्योंकि इनको काउंट किया जा सकता है। याद रखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये काउंटेबल नाउन्स हैं? वो नाउन्स जिनका आप प्लूरल बना सकते हो, वो नाउन्स which can be pluralized, ठीक है, जिनको आप प्लूरल में चेंज कर सकते हो, वो नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं। जिनका प्लूरल में चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होंगे, नॉन काउंटेबल नाउन होंगे, मैस नाउन्स होंगे वो, ठीक है। समझ आ गई बच्चे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक चीज और भी है काउंटेबल नाउन की, इनके साथ हमेशा आपके पास आर्टिकल्स लगते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, जैसे आ हो गया, एन हो गया, ठीक। आ सिंगुलर के लिए, एन वॉवल्स के लिए, तो ये दोनों भी काउंटेबल नाउन्स में नेसेसरी होते हैं यूज करने। समझ आ गई? वो नाउन्स जो आप काउंट कर सकते हो, जैसे मैं फिंगर्स को काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5, टेबल्स को काउंट कर सकती हूँ, चेयर्स को काउंट कर सकती हूँ, स्टार्स को काउंट कर सकती हूँ। इज इट क्लियर? तो वो काउंट नाउन्स भी कहते हैं, और वो नाउन्स जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल में चेंज हो सकते हैं, जैसे गर्ल गर्ल्स, काओ काउस, बॉयज बॉयज, टेबल टेबल्स। क्लियर बच्चे? इज इट क्लियर? अयान अली, हादी? ओके जी, नाउ लेट्स मूव टू दी अनकाउंटेबल नाउन। जी बच्चे, अयान एनी Yeah, क्वेश्चन ma'am. बच्चे? अच्छा जी, अनकाउंटेबल नाउन को आप नॉन काउंट नाउन्स भी कहते हैं, मैस नाउन्स भी कहते हैं, MASS मैस नाउन्स भी कहते हैं, और अनकाउंट नाउन्स भी कहते हैं, या नॉन काउंटेबल नाउन्स भी कहलाए जाते हैं, ठीक है। नॉन काउंटेबल, अनकाउंट नाउन्स और मैस नाउन्स, ये सारे सेम होते हैं, इनको अनकाउंटेबल नाउन्स में ही ऐड किया जाता है, और ये यही होते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। क्लियर? समझ आ गई बच्चे? और ये अपोजिट है काउंटेबल का, इनको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, आप इनको कभी भी एस के साथ लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। समझ आई? जैसे आप शुगर, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्या आप कह सकते हो शुगर्स? राइस कह सकते हो, राइसेस कह सकते हो? नहीं कह सकते ना, ठीक है। इसी तरह ब्रेड, ब्रेड्स तो नहीं होगा, लोफ ऑफ ब्रेड होगा। वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है अगर उसको हम मेजर करें तो, वरना वो एस लग के या ईएस लग के प्लूरल नहीं हो सकता। अयान अली, यू आर गेटिंग बोर्ड बच्चे, आई नो इट्स वेरी बोरिंग, ग्रामर इज वेरी बोरिंग, एंड आई नो दैट आई एक्सप्लेन अ लॉट। पता नहीं ये मुझे क्या है, लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाए,
So I am used to this kind of teaching, so you have to bear me, okay? समझ आ रही है आप लोगों को? है हाथी, समझ आ रही है बेटा? चलो सही है। अच्छा, की फिर आ बीमारी। जाता है, अच्छा जी, फिर आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, कलेक्टिव किसी चीज की कलेक्शन, ठीक है? वर्ड एक यूज होता है, लेकिन मीनिंग हमारा होता है कि मोर देन वन थिंग या प्लेसेस या बंदे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ टीम। अब टीम नाम हमारे पास एक है, लेकिन इसमें कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। समझ आ गई? तो जब हम कलेक्शन ऑफ थिंग्स, प्लेयर्स या किसी भी चीज के लिए हम कलेक्शन के लिए यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं बहुत सारे उसके लिए, चीजों के लिए, बंदों के लिए, तो हम उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और ये हमेशा सिंगुलर की तरह ही सिंगुलर की तरह ही डील किए जाते हैं। यानी टीम के साथ आप इज लगाओगे अगर आप सिंगुलर चीज को ले रहे हो, मतलब आप कहते हो द टीम इज प्लेइंग वेल। अगर आप प्लूरल की तरह ले रहे हो, जैसे द टीम्स आर प्लेइंग वेल, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि हर बार टीम्स के साथ एस भी लगा हो तो वो टीम्स बन जाए, लेकिन जब आप एक से ज्यादा चीज के लिए उसको डील करते हो तो तब आप कलेक्टिव नाउन के साथ आर भी लगा सकते हो। आपने सेंटेंस को देखना होता है कि वो सिंगुलर के बारे में बात हो रही है या प्लूरल के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो कलेक्टिव नाउन में सिर्फ एक ये चीज है जिसको आपने फोकस करना है कि अगर सिंगुलर चीज के बारे में बात हो रही है तो ये सिंगुलर की तरह डील होगा, अगर प्लूरल के बारे में बात हो रही है तो फिर आपके पास उसमें आर भी लगेगा और वो प्लूरल की तरह डील किया जाएगा कलेक्टिव नाउन। टीम हो गई, क्लास हो गई, गैगल ऑफ गीज हो गया, यानी गीज का जो ग्रुप होता है उसको गैगल कहते हैं, ठीक है? समझ आ गई? हर्ड ऑफ शीप हो गया, अब हर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट ऑफ शीप हो गया, फ्लीट कलेक्टिव नाउन है। इज इट क्लियर बच्चे? अयान अली, योर वीडियो इज स्टक। इसका मतलब है आपने कुछ और ओपन किया है। जब आप कुछ और ओपन करते हो ना वीडियो वगैरह या कुछ, तो आपकी जो है वीडियो स्टक हो जाती है। वी हैव बीन थ्रू दिस प्रोसीजर टाइम एंड अगेन, सो वी नो ईच एंड एवरीथिंग, आई नो दैट। मैम आवाज कट रही थी, मैंने इंटरनेट दोबारा रिकनेक्ट किया। अच्छा जी, चले ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ आपने हरकत की है इसलिए मुझे पता है, ठीक है? अच्छा जी, नाउ बच्चे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज द मटेरियल नाउन, ठीक है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है कि जब आप, मटेरियल नाउन को हम कैसे जज कर सकते हैं? जब कोई चीज, किसी चीज को बिल्ड करने के लिए, व्हेन यू मेक समथिंग विद अ स्पेसिफिक थिंग, ठीक है, और वो नेम मेंशन होता है, तो उस चीज को, वो जो नेम होता है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जो किसी मटेरियल के तौर पर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर है वो क्या होगा? सिल्वर मटेरियल नाउन होगा। इज इट क्लियर? मटेरियल नाउन में कोई भी चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए काम आती है, एज अ मटेरियल यूज की जाती है, करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, माई जैकेट इज मेड ऑफ लेदर, लेदर मटेरियल नाउन होगा, ठीक है? फिर इसी तरह एयर, वाटर, सनलाइट, रॉक, कोल, सिल्वर, गोल्ड, वुड, ये सारी चीजें क्योंकि ये चीजें बनाने के काम आती हैं, एज अ मटेरियल यूज की जाती हैं, तो ये मटेरियल नाउन कहलाती है। इज इट क्लियर? लिख लें आप लोग, गोल्ड, सिल्वर, कोल जिसको कोयला कहते हैं, COAL, रॉक, फिर रॉक के अंदर आ जाता है सीमेंट एंड स्टोन, ठीक है? सनलाइट, For example, लेदर, the water is salty. sorry, how do we use Ma'am, water as a for material now? example, the What are you water saying, is बेटा? salty. हाँ, नहीं, द वाटर इज सॉल्टी नहीं, वो तो आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो ना। जब आप कहते हो दिस एक्वेरियम हैज क्लीन वाटर, दिस एक्वेरियम कंटेन्स क्लीन वाटर, अब वो एक्वेरियम के अंदर क्या मटेरियल यूज किया गया? वाटर यूज किया गया है ना, तो ये फिर यहाँ पर एज अ मटेरियल नाउन यूज हुआ, ठीक है? सैंड, वुड, लेदर, ये सारे मटेरियल नाउन है जो किसी भी चीज को बनाने के लिए एज अ मटेरियल यूज होते हैं। नाउ कम्स द पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन क्या होता है? पोजेसिव नाउन इज फॉलोड बाय एन एपोस्ट्रोफी मोस्ट ऑफ द टाइम। याद रखिए, पोजेसिव किसको कहते हैं? ये किसी चीज की पोजेशन को शो करता है, ठीक है? जैसे मैं कहती हूँ ताहिरा स्टूडेंट्स, अब मेरा पोजेशन क्या है?
स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, ठीक है, कॉमा के साथ जो एस होता है वो अपोस्ट्रोफी कहलाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा बच्चे, मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया है। तो आई होप जहां तक मैंने पढ़ाया आपको समझ आई। मैंने अप्रेजल टाइम भी रखा था, लेकिन चूंकि बीच में डिस्कनेक्शन हो गई, तो इंशाल्लाह मैं कल आपसे ना जो मैंने आज पढ़ाया है जितना, आपसे मैं पहले रिकैप करवाऊंगी, थोड़ा सा अप्रेजल लूंगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपना जो बाकी रह गया वो करवा के ना, तो फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे जाऊंगी। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड जो कुछ